एसएससी के जीडी कांस्टेबल के लिए आज सबसे पहला क्विक रिवीजन क्लास आपको दे रहे हैं, जिसमें आज आप पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं भविष्य में, उस पर ये बनाया गया है। ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेगा, मतलब ये क्लास 2 पार्ट में होगा। एक आज का होगा जो लगभग 30-35 मिनट का हम लोग इसको बनाएंगे, और फिर दूसरा पार्ट 30-35 मिनट का। उसमें पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सेटअप पूरा हो जाएगा। विश्वास मानिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप विश्वास करके इसको तैयार कर लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल का कहीं नहीं जाएगा। रही बात आरओ एआरओ की, तो आरओ एआरओ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर तो हैं इसमें जो आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसमें इजी क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा गया है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि जो मुख्य संस्थाएं हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में, जो मुख्य संस्थाओं में आपको प्रेफरेंस भरना था, जॉब की प्रेफरेंस भरनी थी, उन संस्थाओं में जिसमें आपको जॉब लेना है, एसएससी जीडी जिसमें परीक्षा करा रही है, उन संस्थाओं के स्थापना दिवस को आप पहले देखेंगे, और उसके जो डीजी हैं या जो सबसे बड़े डायरेक्टर जनरल हैं या सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम आप याद करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये भी पूछा जा सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। सबसे पहले हम देखेंगे सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब है? सीआरपीएफ का निकालेंगे। सीआरपीएफ का याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, पूछ सकता है, क्योंकि जिस संस्था का परीक्षा दे रहे हैं तो उससे संबंधित प्रश्न पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, नेचर होता है एसएससी का ऐसा। 1939 27 जुलाई को लिख लीजिएगा, 27 जुलाई 1939 यानी आज़ादी के पहले, ठीक है। लेकिन उस समय इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था, उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन का मतलब आप समझ रहे हैं, महारानी के ऊपर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो महारानी को इंडिकेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए क्राउन वर्ड यूज किया जाता था। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, तो ये एक आप ऐसे करके आगे लिख सकते हैं कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस उस समय नाम था सीआरपीएफ का। बाद में जब हम लोग सीआरपीएफ का स्थापना किए हैं, तो इस समय जब आज़ादी हो गई हमारी, तब हमने कब सीआरपीएफ को सीआरपीएफ नाम दिया, तो वो आप याद कर लीजिए। 28 दिसंबर 1949 को ये सीआरपीएफ, ठीक है, नाम पड़ा। किसके अंतर्गत पड़ा? तो सीआरपीएफ अधिनियम के बाद इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा। हाल ही में आप जोड़ लीजिए, 49-21 चल रहा है, तो हाल ही में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 83वां स्थापना दिवस मनाया गया इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है। और अच्छे अच्छे वचन कहा था सीआरपीएफ के बारे में। सबसे बड़ी संस्था है, जो भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी संस्था है, जिनका ड्यूटी आप समझ ही रहे, कभी भी कहीं भी लग सकता है। आंतरिक मुद्दों में, आंतरिक घरेलू विवादों में ये काम करते हैं। इसके बाद हम आएंगे एसएसबी पर। एसएसबी जो है, इसका स्थापना दिवस कब हुआ है? 20 दिसंबर 1963 को। ये सब आपको याद कर लेना बाबू, इसमें आप कहीं भी मिस नहीं होना है, नहीं तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। और मैं आपको सीआरपीएफ का छोड़ दे रहा हूँ, सीआरपीएफ आप खुद बताएंगे, सीआरपीएफ खुद निकालेंगे। सीआरपीएफ के कौन है इस समय डीजी, कौन है प्रमुख, ठीक है। एसएसबी और बाकी का मैं बता दे रहा हूँ। कुछ आप भी करिए, कुछ हम भी करें, सब दे देंगे तो आप रट्टा मार के बैठेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। एक वर्क रहेगा आपके लिए कि आपको ये इसका हेड निकालना है। एसएसबी 20 दिसंबर 1963 को, ठीक है, 20 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना हुआ है। और इसके डीजी हैं कुमार राजेश चंद्रा। एक बार आप और मिला के इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे ये सही ही है, कुमार राजेश चंद्रा। ऐसे ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन एम्प्लॉय की संख्या, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 94,261 एम्प्लॉय इसमें है एसएसबी में। इसके बाद आईटीबीपी है। बहुत लोगों को तो जो फॉर्म भरे होंगे उनको तो इसका नाम भी पूरा नहीं पता होगा। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसको बोलते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना हुआ है। तिब्बत और भारत के आंतरिक बॉर्डर पे कोई समस्या ना हो, एक दूसरे के साथ समझौता करके और सुलह समझौता करके अच्छे तरीके से कोई भी बॉर्डर पे ऐसा इशू ना हो जिससे कि समस्या हो दोनों के संबंध में,
इसके लिए इसकी स्थापना की गई है आईटीबीपी को, जिसका स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके जो प्रमुख हैं संजय अरोड़ा हैं, तो डीजी जो है इसके संजय अरोड़ा हैं, वो लिख लीजिएगा। सीआईएसएफ इसके बाद है संजय अरोड़ा, इसके बाद है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का भी है ना उसमें, सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ का 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई है, 10 मार्च 1969। इस समय ज़्यादा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, आपको बस इतना वो रखना है। हाँ, सीआईएसएफ जो है 10 मार्च 1969। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली है, इसको याद रखिएगा, एक बार का प्रश्न आ चुका है। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इसके डीजी जो है सुधीर कुमार सक्सेना, जो इसके डीजी हैं लिख लीजिए ऐसे, सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में जानना है। हमेशा जब आप जब भी आप क्लास करेंगे इस पर, तो आपको हम कुछ ना कुछ आपके सिक्योरिटी रिलेटेड पुलिस जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, संस्था है, उनके बारे में कुछ ना कुछ लॉजिकली हर क्लास में आपको बताते रहेंगे। जैसे अगली वीडियो में आएंगे 30 मिनट का इस वीडियो को पॉलिटी का रिवाइज करेंगे, जो जो क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो फिर इन संस्थाओं के बारे में कुछ यूनिक चीज़ आपको बताएंगे, जो हो सकता है कि पूछ सकता है। अब आगे हम चलते हैं, पॉलिटी के सेटअप को इसमें उठाते हैं। और क्योंकि आपको पता है आपके कोर्स में, मतलब आपके सिलेबस में, एसएससी जीडी के सिलेबस में ये चीज़ें पूछा है, दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी का कौन सा सेक्टर आएगा ये तो पता है नहीं, बहुत बड़ा है इंडियन पॉलिटी का वो, लेकिन आप विश्वास करें जितना आपको हम बता रहे हैं उतना भी आप तैयार कर लेंगे तो इंडियन पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तक का ये मतलब मेरा राय कि हम जो भी पॉलिटी क्वेश्चन आपको बता देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, इतना विश्वास करके आप पढ़िए। तो सबसे पहले तो हम क्विक रिवीजन करेंगे टोटल आर्टिकल का। ठीक है, पूरे आर्टिकल का हम एक बार में क्विक रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, ज़्यादा उसके बारे में कोई डिटेल नहीं जानेंगे, क्योंकि आपसे आर्टिकल केवल सिंपल वे में पूछ सकता है। तो आइए आर्टिकल के बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी क्योंकि अभी तो मैं शुरू में इसको पूरा बताऊंगा आपको, शुरू में सारे महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन आगे जाकर कुछ छोड़ूंगा, कुछ बताऊंगा, इसलिए महत्वपूर्ण आर्टिकल आप इसका वो समझिएगा। इसका मतलब यही है कि टोटल आर्टिकल भारतीय संविधान के आपको नहीं पढ़ने होते हैं। इसलिए पहला आप जानते ही हैं, जो पहले पढ़े हुए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत एवं उसके संघ राज्य या संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें सिंपली वे में आप इतना समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो कम हो और ज़्यादा कंटेंट आपको आज दे सकूं, बस यही है। आप कुछ भी, किसी भी तरीके का, कहीं से कोई भी किसी भी तरह का भ्रमित करने वाली बात या किसी भी तरह की भ्रमित करने वाले घटनाएं घट रही हों, उससे आप दूर रहें। केवल 2 महीना 60 दिन पूरी तरीके से लगे रहें, एसएससी जीडी में एकदम तैयारी के साथ बैठें और आप अच्छे तरीके से, हम चाह रहे हैं कि पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें और सिलेक्शन पाएँ, केवल इतना। तो आपको जितना भी भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं उन सबसे दूर रहिएगा। अपने कंपटीशन के क्षेत्र में जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी चीज़ों में, कोई भी फालतू चीज़ों में मत लगिएगा। केवल आप 60 दिन अपने जीवन के दे दीजिए और उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। तो 1 से 4 तक है आपका संघ क्षेत्र और भारत के बारे में। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 5 से 11 नागरिकता है। इसमें भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे होगा, कौन पाकिस्तान से आएगा तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, सारी डिटेल की जानकारी इसके अंदर अनुच्छेद में दिया गया है, क्रमबद्ध रूप से 5 में दिया है, 6 में दिया है, 7 में, ऐसे करके 11 तक। ठीक है, इसके पर ऊपर एक वीडियो आपको आजकल में अपलोड हो जाएगा, अभी अपलोड नहीं हो पाया है, वो पूरा नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, इन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाया गया है आपको। लेकिन वो मैं प्रेफरेंस नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एसएससी जीडी वाले उसको देखें, लेकिन जो आरओ वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले, उनको तो वो देखना ही है। 50 मिनट का वीडियो है, पूरा डिटेल जानकारी उसमें दी गई है। 12 से 35 पे आप जब आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, तो टोटल अनुच्छेद आपके मूल अधिकार से संबंधित हैं। इसमें एक अनुच्छेद आप छोड़ देंगे 12, जो राज्य के बारे में आपको बताता है, राज्य की परिभाषा देता है। संविधान में राज्य का मतलब है देश, राष्ट्र, न कि प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब मतलब राज्य में नहीं है। राज्य का मतलब संविधान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है। राष्ट्र है, देश है, यानी संविधान में देश और राष्ट्र को राज्य से संबोधित किया गया है। इस बात को याद रखिएगा।
तो राज्य की परिभाषा 12 में दी गई है और 12 के बाद 13 में बढ़ेंगे, 13 से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो टोटल मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आपको इंपॉर्टेंट रूप से जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन से सेक्टर आपको पढ़ने हैं। 13, 14 से 18 समता का अधिकार है। समता का अधिकार कौन से व्यक्ति किस प्रकार से समान है उसके बारे में है, 14 से 18 तक। ठीक है, हम इसके अंदर डिटेल में जा नहीं रहे, केवल आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। बस इसमें एक हम आपको बता दे रहे हैं 17, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन, एसएससी जीडी का पुराना पेपर सॉल्व किए होंगे या दिए होंगे एग्जाम, उनको पता होगा। अनुच्छेद 17 पूछ चुका है जो कि रिलेटेड है अस्पृश्यता से। ठीक है, अस्पृश्यता का निषेध मतलब छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब जो पहले हुआ करता था इसको अब गैर कानूनी बना दिया गया है। अगर आप किसी को ऊंच नीच समझ के उसके साथ मतभेद करते हैं, उसके साथ विरोधाभास रखते हैं तो आप सजा के दायरे में आएंगे। ये अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का निषेध। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इसमें अनुच्छेद 14 इस बार पूछ सकता है। 14 याद रखिए, समता का अधिकार है, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, तो ये 14 आप अलग से निकाल लीजिएगा। 18 के बाद आप 19 से 22 में आएंगे तो केवल स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आपको। स्वतंत्रता के अधिकार का टोटल विवरण कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक है। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो 23 और 24 शोषण का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का अधिकार नहीं है, गलती से मत कहना सर बोले आप शोषण करेंगे किसी का, हम ऐसा नहीं है। 23 और 24 में अगर आपके ऊपर शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। शोषण का अधिकार न होकर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कभी कभी मुंह से निकल जाता है, क्या करेंगे, हड्डी नहीं है ना, चमड़े की जवान है। 25 से लेकर 28 तक, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है आपको। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो हिंदू धर्म अपना सकते हैं, अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं। कोई भी धर्म अपनाने की, कोई भी धर्म की उपासना करने की, इस सभी चीज़ की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक आपको दिया गया है। इसके बाद अब 29 और 30 में आते हैं, यानी 29 से 30 तक तो शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा क्विक पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको नोट डाउन नहीं कर सकते। जब हटूँ तो आप क्या करें, वीडियो पॉज करके इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके अपना नोट्स बना लें। और ये सब चीज़ें तो बहुत जगह मिल जाती हैं, बहुत जगह पढ़ सकते हैं। क्विक रिवीजन कैसे आपको याद करना है, कौन कौन से सेक्टर याद करने वो मैं बता दे रहा हूँ, वो 100% आपको करना ही है अगर आप कंपटीशन में पॉलिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो। अभी ये बेसिक क्लास है जिसमें कि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। निश्चिंत रहें, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब हाई लेवल के अगर क्वेश्चन उसका मूड हो गया बनाने का तो हमारा भी मूड है कि आप उसमें ना फंसे, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें से 19 और 20 में जब आएंगे तो एक आपको मिलेगा, इसके सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मतलब कुछ भी हो जाए आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में एक बात याद रखिएगा, बहुत कठिन और टेढ़ा क्वेश्चन बनाएगा तो ये बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो किसी प्रकार के आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और जो आपातकाल एक और है प्रदेश स्तर पे, इन तीनों में से किसी भी आपातकाल में आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आपसे आपका जीवन कोई नहीं छीन सकता है। कर्फ्यू लगाया जा सकता है, आपको घर में कैद किया जा सकता है, लेकिन जान से नहीं मारा जा सकता है। ये आपके अधिकार हमेशा आपके बने रहते हैं। ठीक, इनमें से किसे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी को प्राप्त है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अगर कोई एनआरआई है, कोई बाहर का व्यक्ति है, उसे भी ये अधिकार भारत में आते ही प्राप्त हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसका प्राण छीन सकते हैं। तो ये कॉमन है जिसे किसी से भी छीना नहीं जा सकता है 21 में। ठीक है, जब आप 21 में आते हैं तो एक चीज़ और आपको कंफ्यूज करता है, 21 क या 21A, ये आपको क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये उनके लिए है
जो 14 वर्ष के न्यूनतम आयु 14 वर्ष के न्यूनतम आयु के व्यक्ति हैं, न्यूनतम आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है 21 क में। इतना आपसे घुमा कर पूछना होगा तो पूछ सकता है। एक आपका अधिकार छूट गया। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वकील करने की क्षमता नहीं है, और आपको न्याय तब भी मिलेगा। वो किस अधिकार के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आपको ये अधिकार दिलाएगा। ये टोटल आपके अधिकार के बारे में विवरण हो गया। ठीक है, बहुत तेज़ी से मैंने पढ़ा दिया, उतना ही तेज़ी से आप भी पढ़ लीजिए, ज़्यादा सोचने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहिए। अब इसके बाद हम लोग डीपीएसपी देखेंगे। डीपीएसपी में हम केवल और केवल आपको फिलहाल में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। सिंपल वे में ये जान लीजिए, ये प्रदेश सरकार को दिया गया एक मार्गदर्शन है संविधान के अंतर्गत कि अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार है तो वो किस प्रकार से अपने प्रदेश की जनता को कौन कौन से ऐसे कल्याणकारी योजनाएं और कल्याणकारी कार्य करेंगे जो जिसमें उसमें संविधान मार्गदर्शित करता है, तो वो है डीपीएसपी। ये किसके लिए है? आप समझ रहे हैं, प्रदेश सरकारों के लिए है। करना न करना उनके ऊपर है। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, इस पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। अनुच्छेद में जो जो चीज़ लिखा गया है तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि अनुच्छेद में लिखा है मुझे ये चाहिए। आप मूल अधिकार में वाद ला सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में आप वाद नहीं ला सकते, मुकदमा नहीं कर सकते। इतना याद रखिएगा। किस कहाँ से कहाँ तक है, बस इतना जान लीजिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। 36 से 51 यानी इसके टोटल 36 से 51 तक के सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, 5 से 7 पढ़ने हैं। वो डिटेल हम सेकेंड वीडियो में आपको देंगे, तो आपको क्या होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा टोटल चीज़ें 36 से 51 तक। ठीक है, इसके बाद जब आप आते हैं तो 52 मिलता है, 51 ये भी जान ही लीजिए। 51 क 51A स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है, ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान में ये बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान का हिस्सा में एकता, अखंडता, पर्यावरण के लिए आपका क्या क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है, माता पिता का पालन, माता पिता के आज्ञा का पालन करना, माता पिता से बदतमीजी नहीं करना, ये सब चीज़ें आपको संविधान नहीं बताता है। तो जो आपको कभी बताया जाता है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वो आपको मूल कर्तव्य में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। वो आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहिए तो कर सकते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन, और नहीं चाहिए तो मत करिए। तो उसमें माता पिता आपके एक्शन लेंगे, संविधान एक्शन नहीं लेगा। हो सकता है कि आपके माता पिता कहें कि छोड़ो जाने दो, मेरी बात को आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है। और हो सकता है कुछ पिता या माता ऐसे हैं जो कूट दें आपको, तो मजबूरी आपकी हो जाएगी करना। तो मूल कर्तव्य जो है ये संविधान द्वारा वर्णित वाले मूल कर्तव्य है, हमारे वो नहीं। अब आगे आते हैं 52 सबसे बड़ा राष्ट्रपति। क्वेश्चन आ चुका है बाबू एसएससी जीडी में, इस बात को याद रखिएगा। अभी CHCL में आया था, कार्यकाल पूछा गया था, तो ये वाले टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति होगा भारत का, ये कहता है, मतलब राष्ट्रपति होगा ही। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद हट जाता, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं या किसी प्रकार से वो हट जाते हैं, तो वो ब्लैंक ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा का मतलब यही है। 52 के बाद आप 53 में आएंगे। 53 में आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्ति इनके पास है? 54, 55, 56, 57, 58, 59 सब इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए बता रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। क्विक रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है। किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, कैसे चुना जाएगा राष्ट्रपति, उसके बारे में विवरण है। निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का। मैं सब कुछ शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये नहीं कि सोचेंगे कि यही संविधान में लिखा है, ऐसा नहीं। केवल आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ शॉर्ट। इसलिए इन चीज़ों को आप खुद से अपना नोट्स बनाएंगे। निर्वाचन की विधि सब कुछ। निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में है। निर्वाचन होगा ये बताया गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो निर्वाचन प्रक्रिया 55 में कर लीजिए। प्रक्रिया ऐसे डाल लीजिए, प्रक्रिया कौन योग्य होगा उसकी 56
56 में आपको कार्यकाल बताएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने साल तक होता है, तो आपको तो पता ही होगा, जन्म जन्मांतर होता है। क्यों? एक बार जो बन गया वो हमेशा रहेगा। नहीं, 5 वर्ष। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लीजिए, संविधान को छोड़ देते हैं। चलिए, री इलेक्टेड, इसको मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। मतलब राष्ट्रपति जो एक बार बन गया तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन चुका हो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी पुनरावृत्ति कुछ ऐसा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 58 में आपकी योग्यता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे पहले योग्यता, जो पागल और दिवालिया अच्छा न हो, ठीक, जो भारत का नागरिक न हो, ऐसा नहीं हो, हाँ, तो भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया न हो, हाँ, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, छोटा बच्चा ना हो, और दूसरे सरकारी क्षेत्र में लाभ के पद पर कहीं से लेन देन न कर रहा हो कि इधर भी चलता रहे, राष्ट्रपति बन जाओ, उधर भी चलता रहे। राष्ट्रपति की सैलरी पता है? बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, अभी भी बढ़ाया जाना है, उस पर चल रहा है, देखते रहिए। कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की शक्ति इनकी दी गई है, ठीक है। 59 में सबसे इंपॉर्टेंट 60 अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति के शपथ, ऑथ, ठीक है। शपथ के बाद दोनों पॉइंट सटे हुए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, 60 और 61 कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के, ठीक है। महाभियोग एक अलग प्रक्रिया है, किसी दिन सब पे डिस्कस कर लेंगे, आप परेशान ना हो, बस जितना है आपको वो रख सकते हैं। 61 यहाँ तक बताया जाता है आपको महाभियोग, एक आप हमारी तरफ से ले ही लीजिए, जल्दी मिलेगा नहीं लेकिन ले लीजिए, इसको भी कहीं पूछ सकता है। रिक्त होने की कब तक समय काल होती है, मतलब पद कितने समय तक रिक्त रह सकता है, रिक्त समय काल, यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो अधिकतम कितने महीने कितने साल तक रह सकता है, तो 6 माह। इसका विवरण कहाँ पर है? 62 में। ये सारी चीज़ें आपको याद करने हैं किसी भी तरीके से, कभी भी इसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जान ही रहे हो बहुत कम पॉलिटी का क्वेश्चन आना है, बहुत कम मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आना है, 2-4 ही आने हैं, और उसमें भी गलत कर दोगे तब तो मुश्किल है, ठीक है। बंदूक दूर हो जाएगी, याद रखिएगा, मुश्किल है। कलम भी दूर हो सकती है, इसलिए इसको किसी भी तरीके से कर लीजिए। अब जो हमारे अनुसार, जो मेरा सिक्स कहता है कि इस बार पूछने के चांस है, वो ये है राष्ट्रपति से संबंधित 72 क्षमादान। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी आपराधिक व्यक्ति का वो अगर उसे मृत्यु दंड मिला है तो वो माफ़ कर सकते हैं। 72 में यह अधिकार उनको प्राप्त है। क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को 72 में प्राप्त है। पहला तो ये, दूसरा जब टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ये बनाएगा 143 अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जो मज़ा आता है, जितना समझ में आता है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कंपटीशन में, आप समझ जाइए, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। जो आपको ढंग से याद नहीं हो, मिस हो जाए, भूल जाए, समझिए वही पूछता है। हाँ तो 2 था तो याद हो जा रहा है, ये इतने हैं तो याद नहीं होंगे। अब वो आपका डिपार्टमेंट है, आप देख लो, ठीक है। हाँ वो आपके डिपार्टमेंट है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें आपको करना है। अच्छा काम करते रहें, हमेशा याद रखिए, अच्छा काम करते रहिए। कोई सम्मान करे या न करे, कहते हैं ना, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या न करे। करोड़ों लोग सोए होते हैं तब भी सूर्योदय होता है। तो आप अच्छा काम करते रहिए, कोई आपका बुरा कहता रहे, बुराई करता रहे, फिर भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि करोड़ों लोग उस समय भी सोए होते हैं जिस समय सूर्योदय होता है। फिलहाल में तो 60 दिन 9 सोए तो अच्छा है, 60 डेज। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम न सोए, न सोने के बाद भी हो सके पता चला कि कोई दिक्कत होने लगी तो कमेंट बॉक्स में देने लगे सर आप ही बोले थे, आप ही को फॉलो मान के चल रहे हैं। 2019 के बाद तो हम बस आप ही को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप ही को बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री। अब आप ही के अंधभक्त बनना है, मोदी के अंधभक्त बन चुके थे बीजेपी। ऐसा नहीं है, आप अच्छे तरीके से इनको करते जाइए। ये हो गया आपका, शॉर्ट स्क्रीन मार चुके होंगे, आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद
इसके बाद आप चलेंगे तो आपको अनुच्छेद 79 में मिलेगा संसद, और 80, 81, 82 ऐसे करते हुए चलेंगे तो संसद की बात है। थोड़ा सा बता दें यहाँ पर क्या है। संसद आपका देश में विधायिक प्रक्रिया का एक केंद्र है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। संसद के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो संसद यहाँ से जब आपका स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाइए कि चुनाव पद्धति कैसे आपके विधायिका काम करती है। कौन कौन, विधायिका का मतलब विधायक से नहीं है, जिनकी बात, विधायिका का मतलब ये है जिनके हम इलेक्ट करते हैं, अपने द्वारा चुनते हैं। तो उसकी प्रक्रिया हमारे पास दो है, दो प्रकार के हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। पहला है संसद और राज्यों में है विधानमंडल। तो केंद्र में है संसद और राज्यों में है विधानमंडल। जब हम संसद की बात करेंगे तो दो होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो हमें अनुच्छेद के अंतर्गत ये समझना है कि राज्यसभा और लोकसभा किस किस अनुच्छेद में दिया है, कितने कार्यकाल हैं, कितनी सीटों की संख्या है और कितनी अधिकतम हो सकती है। ये 4 से 5 पॉइंट इसके बारे में, संसद के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम चलेंगे जो 80, 100 के नीचे चलेंगे तो ये सब संसद के बारे में होगा, और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमें विधानमंडल मिलेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आने के बाद, संसद के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे।